नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं अपना बिहार। समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर आईजीआईएमएस में संविदा पर बहाल नर्स और ब्रदर्स हड़ताल पर चले गए हैं। नर्स ने काम ठप कर प्रदर्शन किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। नर्सों ने मांग पूरी तरह होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। आईजीआईएमएस में समान वेतनमान की मांग को लेकर नर्सेज और ब्रदर्स ने स्ट्राइक कर दिया है और स्ट्राइक के बाद देख सकते हैं कि लगातार हंगामा जारी है। ये सभी स्ट्राइक पर गए जो कर्मी हैं संविदा कर्मी हैं और संविदा कर्मियों की मांग है कि जो नियमित कर्मी हैं उनकी तरह ही हम भी ड्यूटी कर रहे हैं कोविड में और जान को जोखिम में लगातार डाल रहे हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा नहीं है और ना ही समान वेतन दिया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार हंगामा जारी है। स्ट्राइक करने के बाद ये लोग वरीय अधिकारी से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक ना तो डायरेक्टर की तरफ से ना ही अधीक्षक की तरफ से कोई आश्वासन मिला है, जिसको लेकर इन लोगों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। और कोविड-19 को लेकर बता दें आपको कि ये डेडिकेटेड अस्पताल बन चुका है आईजीआईएमएस, जहां पर सभी कोविड के ही मरीज हैं और स्थिति कहीं ना कहीं असामान्य हो गई है। जो नर्सें हैं ये 24/7 काम करती हैं, जो ब्रदर्स हैं वो काम कर रहे हैं। ऐसे में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है बेपटरी होती हुई नजर आ रही है। जरा हम बात करते हैं जो स्ट्राइक पर गए हैं कर्मी, उनसे क्या डिमांड है आप लोगों का? हम लोग का मांग है, हम आईजीआईएमएस में साई कम्युनिकेशन एक वो हम लोग की कंपनी है जो हम लोग के थ्रू काम करते हैं। इसी की तरह जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ हैं, हम लोग को आज कम से कम 3-4 साल से सभी को 18,000 मतलब बंधुआ मजदूर से भी कम वेतन, कम हम लोग की मजदूरी मिल रही है। लगातार आप लोग स्ट्राइक कर रही हैं, हंगामा भी हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग भी आप लोग नहीं मेंटेन कर रहे हैं। हम यही अपील करेंगे आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मांगे अपनी जगह पर। जी सर, हम लोग डायरेक्टर ऑफिस में गए हैं तो वहाँ बोले हैं आप लोग मेरे स्टाफ नहीं है, आप लोग साई वाले से जाके बात करिए। साई वाले मेरे पास आए हैं, बोल रहे हैं हम डायरेक्टर से जाके बात करेंगे। डायरेक्टर ही सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं तो हम कहाँ से देंगे? अब बताइए कि हम लोग कहाँ जाएं? कब तक रहेंगे स्ट्राइक पर? जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होगी। लेकिन ये कोविड अस्पताल है, आप लोगों ने काम बंद कर दिया है तो मरीजों की जान भी जा सकती है। सर, हम भी अपने बाल बच्चे घर फैमिली को छोड़ के ये कोविड में काम कर रहे हैं ना। जब हम खुद सुरक्षित नहीं है तो देश को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? तो बोलते हैं कि आप लोग कौन है, हम नहीं जानते। एब्सेंटी लगाने के लिए बैठे रहते हैं, एब्सेंटी सारे लोग लगा देते हैं, उसके लिए वो लोग है, लेकिन सैलरी देने के लिए कोई नहीं है, छुट्टी देने के लिए कोई नहीं है। बस एब्सेंटिंग के लिए यहाँ के है, ड्यूटी लगाने के लिए यहाँ के मैनेजमेंट है। ये गुस्सा है क्योंकि कोविड-19 में जोखिम भरा काम ये लोग कर रहे हैं और वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, सैलरी इजाफा नहीं हो रहा। ऐसे में सभी ने एजेंसी के जो सुपरवाइजर हैं उनको ही बंधक बना लिया था। अधिकारियों से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये लोग स्ट्राइक खत्म नहीं करेंगे और लगातार कार्य बहिष्कार करेंगे। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार की अपील का असर होने लगा है। पटना के होटलों, मैरिज हॉल्स में लोगों ने शादी की पुरानी बुकिंग को कैंसिल करके अगले महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। पटना के एक परिवार में 14 मई को शादी थी। होटल मौर्या में इसकी बुकिंग भी हो चुकी थी, लेकिन सीएम की अपील के बाद तारीख को तत्काल रद्द करते हुए अगले महीने जून में कर दिया गया है। कल से अकेले होटल मौर्या में शादियों की 3 बुकिंग को रद्द करते हुए लोगों ने जून-जुलाई में आग्रह किया है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना को लेकर लोगों से कुछ समय के लिए शादी समारोह टालने की अपील की थी। सर, ये बताइए कि आखिर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो एक अपील की है शादी समारोह को लेकर, तो क्या आपने ये जो फैसला लिया है कि शादी का जो आपका यहाँ कार्यक्रम था उसको आप डेट आगे बढ़ा दिया आपने, तो क्या ये नीतीश कुमार के अपील का असर है? जी बिल्कुल, नोवेल कोरोना वायरस को देखते हुए और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की है उसमें मैंने भी ये डिसीजन लिया कि बेहतर होगा कि ये शादी को अभी पोस्टपोन किया जाए और फिर जब कोरोना का चेन टूटेगा उसके बाद हम लोग एक शादी का डेट तय करेंगे और उस हिसाब से फिर से शादी की तैयारियां की जाएगी। तो ये एमपी शाही सर हैं जो हमारे साथ वीडियो कॉल पे जुड़े हुए थे और उन्होंने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो अपील की है, यानी जो शादी समारोह को लेकर जो अपील की है, उसके बाद इन्होंने एक फैसला लिया है जिसमें कि जो उनके घर में शादी होने वाली थी उनकी तारीखों को बढ़ाकर, यानी जो 14 मई को शादी होने वाली थी उनकी तारीखें बढ़ा के जून में करने का
उन्होंने मन बनाया है और ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री के इस अपील का न सिर्फ असर दिखाई पड़ रहा है बल्कि मानते हैं कि एक अच्छी पहल भी है और लोगों को आगे बढ़कर इसे अपनाना भी चाहिए। जो होटल मौर्या के जो अधिकारी हैं, जो यहाँ काम कर रहे हैं लोग, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये मानते हैं कि एक अच्छी पहल है और आपके इस होटल में कितने लोग जो हैं उन्होंने अभी तक अपना चेंज कराया है अपनी शादी की तारीखों को, जब मुख्यमंत्री के इस अपील के बाद? मुख्यमंत्री जी के अपील के बाद 2-3 लोगों का कॉल आ चुका है जो बुकिंग्स को अमेंडमेंट करा रहे हैं और फ्यूचर डेट्स में बुकिंग शादियां होंगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोगों को परेशानी तो हो रही है लेकिन शायद ये जरूरी है और होटल भी उन लोगों की बातों को मानकर डेट को आगे बढ़ाने का सोच रहा है। जी, हमारी तो पहली प्राथमिकता है कि अगर जिस डेट को वो चेंज कराना चाहेंगे, जिस डेट में हमारी अवेलेबिलिटी रहेगी, हम पूरी कोशिश करते हैं उस डेट में उनकी बुकिंग को हम शिफ्ट करें। लेकिन हमारा तो आर्थिक नुकसान है, बट आर्थिक नुकसान को हम झेल के अगर स्वस्थ रहेंगे तो सारे जन फिर से हम कोऑपरेट करेंगे और आगे बढ़ाने में हम उनकी जो भी हमारा होता है अमेंडमेंट पॉलिसी, हम उसके साथ उनको अमेंड करते हैं, पूरा कोऑपरेट करते हैं। कोरोना का दूसरा चेन है, उसको तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री की इस अपील पर न सिर्फ अमल करने का है बल्कि लोगों के अंदर एक बड़ा मैसेज भी देना है कि अगर आप समझते हैं कि वाकई ये त्रासदी और इस महामारी में हम इससे उभर सके, इसको पार पा सके, तो शायद जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार अपील कर रहे हैं, तो आपको भी आगे बढ़कर एक कदम आगे बढ़कर इस बात को समझना होगा और इस पर जरूर कोई बड़ा फैसला लेना होगा। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में लॉकडाउन के दूसरे दिन सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या को लेकर मीटिंग की। सीएम ने मीटिंग में ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत मिलने वाले रोजगार, कम्युनिटी किचन और लॉकडाउन से संबंधित दूसरे मामलों पर चर्चा की। बैठक में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, मुख्य सचिव समेत कई विभागों के अधिकारी और सभी जिलों के डीएम शामिल हुए। सीएम ने रोजगार को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। बिहार में लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और कम्युनिटी किचन को लेकर के सरकार की अहम बैठक हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक की हुई है और उस बैठक में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद थे। इनसे जानने की कोशिश करते हैं सर कि क्या हुआ आज की बैठक में, क्या निर्णय आप लोगों ने लिया है? ग्रामीण क्षेत्र में कैसे अपने ग्रामीणों को रोजगार मिल सके, क्योंकि लॉकडाउन के कारण कई सारी परिस्थितियां बदल गई है, तो उन्हें मनरेगा के अंतर्गत रोजगार मुहैया लगातार होता रहे, इसके लिए विस्तार से विमर्श हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव और अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर हैं मनरेगा के द्वारा उसे तुरंत लागू किया जाए। जो रोजगार पैदा किए जा सकते हैं उसको हम सब लगातार निगरानी कर रहे हैं और मजदूरों को रोजगार निश्चित रूप से हम देंगे। जिनका जॉब कार्ड पहले से उपलब्ध है उनको रोजगार मिलेगा। तो बिल्कुल सरकार का प्रयास है कि कहीं न कहीं लोगों को रोजगार मिले और खास तौर पर उन्हें 2 वक्त की रोटी भी मिले, और इसको लेकर के आज की बैठक हुई थी और बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। लॉकडाउन के दूसरे दिन पटना सिटी में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। दुकानों के शटर बंद है, सड़कों पर सन्नाटा है, सिर्फ जरूरी काम और इमरजेंसी सेवा से जुड़े लोग ही बाहर निकल रहे हैं और बेवजह घूमने निकले लोगों से पुलिस अपने हिसाब से निपट रही है। जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू किया गया है और इस वक्त हम पटना सिटी में मौजूद हैं। पटना सिटी में लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। देखिए एक तस्वीर, किस तरीके से रोड पर सन्नाटा पसरा है और लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस वक्त हम पटना सिटी के चौक इलाके में हैं, बगल में श्री तख्त मंदिर है और यहाँ पर सड़कों पर लोग इक्के दुक्के नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस बल की भी तैनाती है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से लॉकडाउन लागू किया गया है, डीएम, एसएसपी और तमाम अधिकारी सड़कों पर घूम रहे हैं, लॉकडाउन का जायजा ले रहे हैं और सख्ती से लोगों से पेश आ रहे हैं। हर हाल में जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो किया जाना है। और यहाँ भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिसकर्मी हैं, अधिकारी हैं और कुछ एक जो दवा की दुकानें हैं वो जरूर खुली हुई हैं।
कुल मिलाकर पटना सिटी में लॉकडाउन का ये असर है। जो अधिकारी हैं, किस तरीके से आप लोग लॉकडाउन में लोगों को टैकल कर रहे हैं? लोग जो आते हैं, जो भी आ रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है, यदि उनके आवश्यक काम होते उसको छोड़ दिया जा रहा है, और जो बगैर अनडेली करते उसको हम टॉर्चर करते हैं। उनको आप पकड़ते हैं? हाँ, उनको क्या कितना असर है पटना सिटी में अगर बात करें लॉकडाउन का? एकदम 100% लग रहा है। कहाँ जाते हो? तो देखिए, एक शख्स जो है वो पहुंचे हैं और अधिकारी जो है उनसे पूछ रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि दवा लेकर वो जा रहे हैं और बिल्कुल पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और बेवजह घूमने वालों से पुलिस अपने हिसाब से निपट रही है। और वाकई में लॉकडाउन तभी सफल होगा जब आम लोग पुलिस को सहयोग करेंगे, प्रशासन को सहयोग करेंगे, क्योंकि ये भी कोरोना वॉरियर्स हैं। कई पुलिसकर्मियों ने अपनी जान तक गंवा दी है कोरोना के संक्रमण काल में, और इसके बावजूद खतरा मोल लेकर वो सड़कों पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो आप समझिए, इस गंभीरता को आप भी समझिए, क्योंकि ये आपके लिए सड़कों पर उतरे हैं, आपकी जान, आपकी हिफाजत के लिए सड़कों पर उतरे हैं। अगर आप सहयोग इन्हें नहीं करेंगे तो फिर कौन सहयोग करेगा? कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, पटना सिटी। बिहार में आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने लोगों से लॉकडाउन के पालन की अपील की है। साथ ही गाइडलाइन के पालन नहीं करने पर सख्ती की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि कोरोना चेन को तोड़ने को लेकर आम लोगों की भी भागीदारी जरूरी है। ये अपील करना चाहूँगा कि राज्य सरकार द्वारा जो लॉकडाउन का एनफोर्समेंट किया गया है और जो लागू किया गया है लॉकडाउन, ये आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है, कोरोना के संक्रमण की चेन रोकने के लिए है। तो इसके आप पूर्ण रूप से पालन करें और इसके एनफोर्समेंट के लिए जो हमारे पुलिसकर्मी क्षेत्र में जाते हैं, आप देखते हैं उनको जो है उनमें, तो वो जो इसको वायलेट कर रहे हैं उन पर सख्ती बरतते हैं। ऑफ कोर्स कानून के दायरे में किसी पर जो है हमें कांड दर्ज करने की भी आवश्यकता पड़ रही है, किसी की गिरफ्तारी की भी आवश्यकता पड़ रही है, मास्क ना पहनने पर फाइन भी किया जा रहा है। तो आप ये देखें कि पुलिसकर्मी आपके यहाँ पहुँचे हैं, अपनी जान को खतरे में रख करके आपकी सेवा के लिए आए हैं और आपकी सुरक्षा के लिए गए हैं, तो इसलिए उनका सम्मान करें, उनका अपमान ना करें और उनके द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करें। बिहार में लॉकडाउन के दूसरे दिन भी नियमों के पालन को लेकर प्रशासन काफी सख्त दिखा। गोपालगंज के हथुआ अनुमंडल के मीरगंज में पुलिस की टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने बेवजह घूम रहे लोगों से उठक बैठक कराई और उसके बाद चेतावनी देकर छोड़ा। सीतामढ़ी में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। सड़कों पर सख्ती से पुलिस के जवान लगातार गश्ती कर रहे हैं, हर आने जाने वालों को रोक रहे हैं, टोक रहे हैं और संतोषजनक जवाब मिलने पर ही आगे जाने की अनुमति दे रहे हैं। शहर के करगिल चौक का जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश रंजन ने। सीतामढ़ी शहर का यह सबसे व्यस्त इलाका माना जाता है और यह शहर का हृदय स्थली है। कारगिल चौक इसे कहते हैं। आम दिन में यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोगों का आना जाना के सिलसिला लगा रहता था, लेकिन आप देख सकते हैं 11 बजे के बाद जो सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है उसके बाद की यहाँ की स्थिति क्या है। बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और आप तस्वीर देख सकते हैं, हर आने जाने वाले को यहाँ रोका जाता है, टोका जा रहा है और उनके घर से बाहर निकलने की वजह पूछी जा रही है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, पुलिसकर्मी पूरी तरीके से सक्रिय है। हर आने जाने वालों जो लोग हैं उनको टोकने का काम किया जा रहा है, उनको चेतावनी भी दी जा रही है कि वे वजह घर से बाहर नहीं निकले और लगातार सावधानी बरते। और स्थिति आप देख सकते हैं। हम बात करते हैं, क्यों निकले हैं घर से? क्या क्या सर, पेशेंट के लिए दवा लेकर जा रहे हैं। कहाँ पेशेंट भर्ती है? डॉक्टर दीपक कुमार। अच्छा जी। तो बाहर नहीं निकलना है, पता है? हाँ मालूम है, इमरजेंसी के लिए तो सब देखना ही। और आप तस्वीर देख सकते हैं, दूसरी भी गाड़ियां आ रही है और इसको भी रोकने का काम किया जाएगा यहाँ पर। आइए देखते हैं क्या कारण बताते हैं ये लोग, इनसे भी बात करते हैं। क्यों निकले हैं बाहर? दवा लेना है, बाबा की तबीयत खराब है। दवा लेना है जी। क्या तबीयत खराब? जी। अच्छा, हॉस्पिटल से। कब से तबीयत खराब है? कब सर बहुत ज्यादा सीरियस गड़बड़। बाढ़ में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सख्त है। बाजार पूरी तरह से बंद है। वहीं शहर में कई गली मोहल्लों में बांस से बल्ले लगाकर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि लोग पुलिस को चकमा देकर नहीं निकल सके। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं बैरिकेडिंग के बाद भी आना जाना कर रहे हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिरुद्ध ने।
अभी हम खड़े हैं बाढ़ के स्टेशन रोड में, जहां हर तरफ लॉकडाउन का असर नजर आ रहा है। सभी दुकानें बंद हैं और प्रशासन ने बैरिकेडिंग भी कर रखी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बैरिकेडिंग को तोड़कर बाहर निकलना पसंद करते हैं। हालांकि एक अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं जो बैरिकेडिंग को तोड़कर बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जा रहे हैं। अनुमंडल प्रशासन लगातार लोगों से कार्रवाई कर रही है और आग्रह कर रहा है कि आप ये गलत काम ना करें, लेकिन आप देख सकते हैं कि प्रशासन ने बैरिकेडिंग किया, साइड से बैरिकेडिंग तोड़ के लोग आना जाना जारी रखे हुए हैं। अभी आप विजुअल भी देख सकते हैं कि देखिए साइड से लोग जा रहे हैं, प्रशासन लाख मना कर रहा है। आप बताइए ऐसी कौन जरूरी थी बाहर आप निकले हैं? आज लॉकडाउन है, पता है भाई का अल्ट्रासाउंड करवाने निकले तो ट्रिपल लोडिंग तीनों का अल्ट्रासाउंड होने निकला क्या? नहीं, दोनों का अल्ट्रासाउंड जी। तो ये रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, बैरिकेडिंग हुआ है कहाँ कर रहे हैं आप? बोले तो भूल गए। क्या नाम हुआ? उज्जवल। तो देखिए उज्जवल कुमार ने बताया कि आपने बताया तो मैं ये रास्ते को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। हालांकि लोग मान नहीं रहे हैं और लगातार इस रास्ते को इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रशासन के नाक मत भी कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा है और ऐसे में कोरोना को बढ़ावा दे रहा है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और गया में ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने कूपन सिस्टम की व्यवस्था शुरू कर दी है और इसके लिए समाहर न्यायालय में ऑक्सीजन कोषांग गठित किया गया है, जहां से जरूरतमंदों को कूपन दिया जा रहा है। लेकिन ऑक्सीजन के लिए कूपन की इस व्यवस्था से कई जरूरतमंदों की मुश्किलें बढ़ गई है। पहले कूपन लेने में 5 से 6 घंटे लगते हैं, फिर सिलेंडर रिफिल कराने में 2 घंटे लग जाते हैं, जिससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 2 दिन पहले तक ऑक्सीजन रिफिलिंग के लिए जहां सैकड़ों की भीड़ लगी रहती थी, वहां से पिछले 2 दिनों में 10 से 20 लोग ने ही सिलेंडर भरवाए हैं। मैं भी कल ही से आया हुआ हूँ। कल भी आया था मैं एप्लीकेशन वगैरह देने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कल के बाद से फिर आज आए हैं, तो आज भी वही सुबह से बंद है, कोई रिस्पांस नहीं है। मेरा मरीज़ भी जो है ना क्रिटिकल है, बिल्कुल ही नानी है, वो उम्र भी है उनका, अच्छा खासा लेवल गिर जा रहा है उनका ऑक्सीजन का, लेकिन फिर भी कोई समझता ही नहीं है। वही ऑक्सीजन का कोई देने को तैयार ही नहीं है। आने के बाद क्या कि डीएम साहब खुद बोले कि हम वहाँ आ रहे हैं, हम आपकी व्यवस्था करते हैं। जब पेपर दिया, पेपर देने के बाद आश्वासन देते हैं क्या कि अभी नहीं आओ, 3 बजे हम देंगे। क्या कि सर हम आपसे खाने नहीं मांग रहे, नहीं कुछ भी नहीं मांग रहे, सिर्फ मांग रहे आपसे टोकन। हमको टोकन दे दीजिए, हम वहाँ से ले लेंगे, भरा लेंगे, उसके बाद मेरा जो पेशेंट है हम उसको लगा लें, और कुछ नहीं चाहिए हमको, कुछ मदद की जरूरत। रह गए सिलेंडर, हम सिलेंडर भी ले लिया, सिलेंडर भी खरीद लिया, किस लिए? पेशेंट के लिए, बचाने के लिए। हम कितना दूसरे से भीख मांगते रहे, 1 घंटा में आओ, 2 घंटा में आओ, 4 घंटा में आओ, कोई प्रतिक्रिया नहीं निकला। हमने सिलेंडर भी लिया, सिर्फ टोकन के लिए मांग रहे हैं कि भैया हमको बचाने के लिए, इनके ऑक्सीजन चलाने के सिर्फ एक टोकन दीजिए। उस पर भी इन लोगों ने कानूनी लगा दिया कि नहीं 3 बजे आइएगा, तब क्या तारीख पर तारीख भी पड़ जाएगा, जिंदगी निकल जाएगा, तब भी तारीख पे पड़ेगा सर, इसके सिवा कोई निदान होने वाला नहीं है। हम लोग भी अनुभव किए कि कुछ लोग हैं जो नाजायज फायदा उठा रहे हैं, तो अब थोड़ा सा उसका अपना देख रेख तो बहुत कम लोग आ रहे हैं। हाँ, कूपन का है कि वहाँ ले जाने और लाने में लोग घबराते न हैं। यहाँ आसानी से झूठ सच हाथ गोड़ पकड़ के झूठ सच करके दुकानदार से अपना लेते हैं। अब थोड़ा सा कड़ाई किया गया है। बिहार में लॉकडाउन लगाने को लेकर अलग अलग दलों के नेताओं के बयानबाजी पर जेडीयू सांसद ललन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में किसी दल ने लॉकडाउन की मांग नहीं की थी और आज लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन पर सभी दलों के नेता गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। वहीं 9 मई को लालू प्रसाद की वर्चुअल मीटिंग पर तंज कसते हुए ललन सिंह ने कहा कि कोरोना के बीच आरजेडी के नेता बैठक का ड्रामा कर रहे हैं। और पहले भी मैंने कहा है, राज्य के हित में, प्रदेश के हित में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब देखा कि बिहार में संक्रमण का जो फैलाव है उसको रोकने के लिए लॉकडाउन आवश्यक है, उन्होंने निर्णय किया और लॉकडाउन बिहार में लागू किया। और ये नेता लोग बयानबाजी कर रहे हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का देखिए कितना लंबा चौड़ा ट्वीट आ रहा है। कहां से ट्वीट आ रहा है? क्यों नहीं मांग किया था आपने सर्वदलीय बैठक में लॉकडाउन की? क्यों आपने कहा था कि वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाए? और आप लॉकडाउन कह रहे हैं कि बड़ा विलंब से लगाया लॉकडाउन है।
बेगूसराय में केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ममता बनर्जी पर लोकतंत्र का अपमान का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री तेघड़ा और बछवाड़ा के सरकारी अस्पतालों का जायजा लेने पहुंचे थे। मैं लोकतंत्र तार हो और ममता बनर्जी लोकतंत्र का सम्मान नहीं अपमान कर रही बदले की भावना से। एक तो देश का पहला ऐसा उदाहरण होगा कि पार्टी जीत जाए और मुख्यमंत्री हार जाए। आने वाले दिनों में उन्होंने तुष्टीकरण की जीत वहां हुई है, लेकिन बदले की भावना से हिंसा का जो काम हो रहा है, हत्याएं हो रही है, रेप हो रहा है, लोगों में भय पैदा हो गया है, हिंदुओं को भागने पर मजबूर कर रहे हैं। ये माहौल शायद 47 में भी वो दृश्य नहीं था जो दृश्य ममता बनर्जी ने उत्पन्न कर दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।